हाँ तो भाई वो मेन इवेंट जैसे जैसे सर पे आ रहा है वैसे वैसे खुशखबरियाँ भी बढ़ती हुई आ रही हैं, और बाबर आजम इस टाइम पे ये सुनने में आ रहा है कि एशिया कप में वापसी कर रहे हैं। और फ़खर जमान, इस बंदे का भी सही है, एक फ़खर जमान और एक जसप्रीत बुमराह, इन दोनों का ठीक चल रहा है। जब कोई मेन इवेंट आता है भाई साहब इंजर्ड होकर बैठ जाते हैं दोनों के दोनों ही। उधर से जसप्रीत बुमराह की भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि शायद एशिया कप मिस कर दें, और हमारे फ़खर जमान की भी यही खबरें आ रही हैं। होपफुली यार दोनों जल्दी रिकवर कर लें। इंजरी से मुझे बड़ा यार वो होता है कि यार इंजर्ड कोई बंदा ना हो, इंजर्ड कोई प्लेयर ना हो। वैसे परफॉर्म नहीं हो रहा, बाहर बिठा दो, अलग चीज़ समझ आती है, लेकिन इंजर्ड ना हो कोई भी, किसी भी कंट्री से हो। दोनों ही मेन प्लेयर हैं, दोनों ही अपनी अपनी टीम्स को अच्छा रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं, तगड़े प्लेयर हैं दोनों। तो मेरे हिसाब से यार दोनों जल्द से जल्द रिकवर करके यार किसी ना किसी तरह पहुंच जाएं। बस वर्ल्ड कप से पहले तो एटलीस्ट किसी ना किसी तरह रिकवर कर ही जाए। आगे एशिया कप का भी अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्या पता एशिया कप तक भी रिकवर करके आ सकते हैं, कोई पता नहीं है। बात करें बाबर आजम पे तो भाई किंग इज़ बैक, किंग मेरा दोस्त वापस आ रहा है, वो भी मेरा दोस्त। और बहुत लोग हैं जो कि बाबर आजम पे बैठ के क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं, ज़रा उन पे मैंने आज थोड़ी सी उन पे बात करनी है। एक तो भाई हमारे सेहतमंद इंसान, जो कि मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ भाई साहब, अपने स्टूडियो में ना सलमान अली आगा की तस्वीर लगाने को फिर रहे हैं, पोस्टर लगाने को फिर रहे हैं, जब सलमान अली आगा वर्ल्ड कप जितवा के लाएंगे। ये आप समझ गए होंगे अभी तक, इस तरह सेहतमंद इंसान है। एक तो भाई साहब है ये। दूसरे हमारे फॉर्मर क्रिकेटर जो कि बैठ के फुल टाइम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनका एक फेमस डायलॉग है कि आप तो जाली किंग हैं, आपके स्टैट्स तो मेरे से भी घटिया हैं, आप जाली किंग हैं। इस तरह से करके वो टीवी शोज़ पे बैठ के बात करते हैं। और बाबर आजम की जब देख लो उस बंदे ने बुराई करनी है, मतलब कुछ अच्छा भी कर, हाँ ठीक है बस ये तो बस ठीक है, इस तरह से बात करनी है। भाई ये नहीं कहना कि नहीं यार आज उसने अच्छा किया, ऐसा तो कभी कहना ही नहीं ना। तो इन दोनों पे ज़रा बात करेंगे। ये दोनों भाई इस तरह की बातें करते हैं कि जब बाबर आजम टीम में होते थे, जब खासकर जब बाबर आजम कप्तान होते थे, ठीक है, तब वो बाबर आजम यंगस्टर्स को चांस नहीं देते थे। ये इस तरह की बातें करते हैं कि इस बात का जवाब भी मैं इनकी अपनी ही बात से दूंगा जो इन्होंने पहले खुद की हुई है। तो मेरा दोस्त टीवी शोज़ पे बैठ के बाबर आजम की बुराइयां करता है, उस पर बात यह है कि वो बंदा कहता है कि बाबर आजम यंगस्टर्स को चांस नहीं देता था जब वो कैप्टन होता था। ये बात यहाँ से शुरू हुई जब यहाँ से साहिबजादा फरहान ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी, अब बात करना शुरू कर दी कि भाई बाबर आजम ने तो इनको चांस ही नहीं दिया था, और अब ये देख लो वही यंगस्टर्स हैं जो कि अब आग लगाई हुई है, मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बाबर आजम ने यंगस्टर्स के साथ बहुत बुरा किया है, ये वो फलां फलां फलां। इन्हीं पे मैं बात करूंगा। जब ये टीवी शोज़ वाला बंदा जो है, यही बंदा था जो कहता था कि बाबर आजम ने सैम अयूब को एक्स्ट्रा चांसेस दे दिए हैं, 20-25 मैचेस दे दिए हैं। और आप हम सब जानते हैं कि सैम अयूब जब स्टार्ट में आया था उससे तकरीबन काफ़ी मैचेस में रन नहीं हुए थे, मतलब आए 2-3 अच्छे शॉट्स मारे, छक्के मारे और आउट, ये सीन होता था सैम अयूब के साथ। और हम सबको पता था, जाहिर सी बात है, देखने में भी पता चल जाता है बंदे को कि भाई टैलेंटेड प्लेयर है। लेकिन चांसेस की बात देखा जाए तो सैम अयूब को ज़्यादा मिले हैं, ये चीज़ मानो आप। बीच में 1-2 इनिंग्स अच्छी परफॉर्मेंसेज आई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं थी जिस तरह की 20-25 चांसेस उस बंदे को मिल गए हैं। तो एक तरफ से आप कहते हैं बाबर आजम ने सैम अयूब को एक्स्ट्रा चांसेस दिए हैं, दूसरी तरफ से आप ये बात करते हैं कि बाबर आजम यंगस्टर्स को चांस ही नहीं देते थे। मतलब आपकी अपनी बात पे ही कोई दम नहीं है, आपकी अपनी बात ही नहीं मिलती आपस में। ये तो हो गई भाई टीवी शो वाले मेरे स्टार की बात। एक टाइम पे मैं यकीन करो सीरियस कह रहा हूँ, जब ये 2013-14 में जब ये बंदा नया नया आया था, मैं खुद इसका फ़ैन था, इसकी बैटिंग का फ़ैन था। हम इसकी बैटिंग देखते थे, हम इसकी बैटिंग देखते थे और इन्जॉय करते थे। और अभी तक भी मैं एज अ बैट्समैन तो मैं इसको अभी तक भी पसंद करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई जिस टाइम पे ये क्रिकेट खेल रहा था, बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहा था और बड़ा प्यारा भी लगता था खेलते हुए। लेकिन भाई अब अगर आप बैठ के ऐसे टीवी शोज़ पे और अपने यूट्यूब चैनल्स पे बैठ के बातें करने वाली कंपटीशन में आ गए हैं, तो भाई फिर बातें सुनने भी आपको पड़ेंगी। अगर आप गलत बात करेंगे तो सही करेंगे तो हम आपके साथ बैठे हुए हैं, लेकिन गलत करेंगे तो भाई आपको सुनाएंगे भी सही, क्योंकि अब तो बोलने वाला कंपटीशन है ना, बोलने वाली फील्ड में आ गए हैं अब आप। अब वो खेलने वाली फील्ड से तो अब आप निकल गए हैं ना। तो ज़रा इस चीज़ के लिए भी रेडी रहें। साथ ही साथ मेरा दोस्त सेहतमंद इंसान जो कि जिसने कसम ही खा ली है ना कि भाई बाबर की फेवर में तो कुछ बोलना ही नहीं ना। हालांकि कह रहा होता है कि यार मैं बाबर के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ उसकी गलत चीज़ों में बोलता हूँ। जब वो सही चीज़ें करता है बोल रहा होता है, लेकिन मुंह से झलक रही होती है दरिंदगी के, नहीं जी दिल से नहीं बोल रहा। तो फेस से ही पता चल जाता है कि भाई नहीं दिल से नहीं बोल रहा है, ही बस ऊपर ऊपर से मारी जा रहा है बातें, और लग भी रहा होता है। जब ये बाबर की तारीफ कर रहा होता है, आप खुद नोटिस कीजिएगा, ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा होता है कि बस यार इसको किसी ने मजबूर करके बैठाया हुआ है, किसी ने डंडे मार के बैठाया हुआ है कि नहीं भाई आज तूने बोलना है और बोलना पड़ना है। क्योंकि भाई साहब ने अपना एक सच वाला इमेज भी तो शो कराना है ना, कि सच्चा इंसान कि नहीं जी मैं जब बाबर अच्छा करता तो मैं उसकी तारीफ भी करता हूँ, जब बुरा करता है तो उसकी बुराई भी करता हूँ। अबे बुराई तेरी जो तो बाबर की बुराई करता है ना, उसमें पता चल रहा होता है कि दिल से बुराई कर रहा है। अभी जैसे आजकल ये सलमान अली आगा को उसने उठाया हुआ है कि जी आगा ने तो भाई आग लगा देनी, आगा के अलावा दुनिया ही नहीं, आगा के अलावा हमारे पास कोई प्लेयर ही नहीं है। मतलब उस वैसे वो कैप्टनसी बहुत अच्छी कर रहा है, बहुत फेयरलेस कैप्टनसी कर रहा है, वो चीज़ भी हम मानते हैं। इतना भी क्या, एक ही बंदे के लिए आप जहर भर के बैठे हुए हो अपने जहनों में, अपने दिलों में, क्या उसने उसकी की भी अच्छी चीज़ें भी आपको बुरी लगती हैं। उनकी चलते फिरते एक सोशल मीडिया पे मेरे सामने वीडियो आई जिस पे वो बात कर रहे थे, सलमान अली आगा को मेंशन करते हुए उनको बेसिकली मशवरा देने की कोशिश कर रहे थे
कि आपने बाबर आजम नहीं बनना सलमान अली आगा, आपने बाबर आजम नहीं बनना सलमान अली आगा, आपने मोहम्मद रिजवान नहीं बनना सलमान अली आगा, आपने सरफराज अहमद नहीं बनना। अबे भाई एक ही दफ़ा में बोल दे भाई सलमान अली आगा तूने पुराने जितने भी हमारे कैप्टन हैं उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं करनी, बात इतनी सी होगी और उसको अपने स्टाइल में वो इतना बड़ा कर देगा। आपने बाबर आजम की तरह नहीं बनना जो कि डमी कप्तान थे, आपने रिजवान की तरह नहीं बनना जो कि डमी कप्तान थे, मतलब बेसिकली सारे फैसले ऊपर वाले लेते थे और बाबर रिजवान ऐसे ही चलते फिरते रहते थे। उनके कहने का मकसद, ये डमी कप्तान का मतलब यही होता है, डमी कैप्टन का, कि आपको ऑर्डर्स पीछे से आते हैं, आप जस्ट उनको फॉलो कर रहे होते हैं, आपकी अपनी कोई नहीं चल रही होती। अब ये इनकी अपने मुंह से की हुई बात है कि आपने वो प्लेयर, आपने वो कप्तान नहीं बनना, आपने बनना फेयरलेस कप्तान, अपनी मर्जी करनी, अपनी मर्जी के लड़के ही खिलाने हैं। एक तरफ से आप कहते हो कि बाबर आजम डमी कप्तान है, दूसरी तरफ से आप ये बात करते हो कि बाबर आजम ने यंगस्टर्स को नहीं खिलाया। ये भाई साहब यही बात करते हैं कि बाबर आजम ने यंगस्टर्स को चांस ही नहीं दिया, हमारे यंगस्टर्स को आगे आने ही नहीं दिया, हमारे यंगस्टर्स को बनने ही नहीं दिया। तो ये सारी बातें भी यही करते हैं, इनके अपने बयान ही इनके खुद के अल्फाज के साथ नहीं मिलते और फिर बाद में बातें करते हैं कि बाबर आजम ये, बाबर आजम वो। सिर्फ और सिर्फ इनके बड़ी जितनी भी बातें हैं सब में ये एक चीज़ झलकती हुई नजर आती है कि ये बाबर आजम को हेट करते हैं और इसी पे ही अपना कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो जाए, बस बाबर को पकड़ना है और उसी की लेनी है बैठ के, बाकी सबको सर पे उठा लेना है। जैसे आगा सलमान को और आजकल यंगस्टर्स को बड़ा उठाया हुआ है। ठीक है यार, यंग प्लेयर है, वो भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, लेकिन भाई ये भी हमारा पाकिस्तानी प्लेयर है, जो इसने करके दिखाया वो अभी तक किसी ने नहीं किया। ठीक है, और बैठ के सारे बातें करते हैं कि भाई विराट कोहली ने बड़े मैचेस जितवाए हैं, विराट कोहली ने ये किया, विराट कोहली ने वो किया, तो भाई उसके साथ पूरी एक टीम चलती हुई आ रही है। उसके बाद बॉलिंग लाइनअप देख लो, उसके बाद बैटिंग लाइनअप देख लो कि उसके साथ कौन कौन बैटिंग करने के लिए आता रह गया, उसके करियर के स्टार्ट में भी और करियर के एंड में भी। जब तक वो करियर के एंड में भी खेलता रह गया, उसके साथ प्लेयर्स देख लो कौन कौन से आते रह गए और हमारे साथ प्लेयर्स देख लो कौन कौन से आते रह गए। एक एंड पे नमूनों कितना खड़ा रहता था बेचारा बल्ला उठा के, दूसरे एंड से आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, फिर बात हमने करनी है उसके स्ट्राइक रेट पे। तो भाई साहब जब इतनी विकेट्स गिरेंगी तो उसने अपने स्ट्राइक रेट, और अब तो स्ट्राइक रेट का मसला भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था यार। 2024 से उसके स्टैट्स उठा के देख लो, ऑलमोस्ट उसके हर इवेंट बाई इवेंट देखते जाओ ना, तो हर इवेंट में उसकी सिचुएशन के हिसाब से अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं। बीच में कोई एक दो सीरीज मेरे हिसाब से निकलेंगी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाली, जहाँ पे उसके थोड़े से रन कम होंगे, अदरवाइज स्ट्राइक रेट देख लो तो सब में तकरीबन बेहतर है। 135 140 तक भी टच हो रहा है, 145 प्लस भी हो रहा है किसी किसी जगह पे। तो आप यहाँ से अंदाजा करो कि उसने तो स्ट्राइक रेट को भी इंप्रूव करना शुरू कर दिया था। बीच में एक वर्ल्ड कप आ रहा है, वो अमेरिका वाला, वो घटिया तरीन वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से, क्योंकि वो जो ग्राउंड था ना अमेरिका वाला, वो 120 जो इंडिया के खिलाफ था वो सबसे हाईएस्ट था वहाँ पे उस विकेट के हिसाब से। आप उस ग्राउंड और उस विकेट के स्कोर्स को और उस विकेट के स्ट्राइक रेट को भी आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे किस चीज़ का कितना कितना स्ट्राइक रेट था। वहाँ यार बॉलर्स की इकोनॉमी तो देखो, 3-3.5 की इकोनॉमी लेके बैठे हुए हैं बॉलर्स वहाँ पे, और बैटर्स को देख लो। विराट कोहली ने पूरा सीजन तोड़ा था, मैंने बार बार ये वाली बात की है, 2024 वर्ल्ड कप से पहले विराट कोहली पूरा सीजन आईपीएल तोड़ के आया था इतने तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ, लेकिन उसकी वहाँ पे हालत देख लेनी थी। पहले 4-5 मैचेस में भाई साहब के रन ही नहीं थे, कुछ 4-5 रन किए हुए थे भाई साहब ने। वो क्या वजह थी कि वो सारा इंटेंट उसी हिसाब से चलाता हुआ आ रहा था, लेकिन आगे विकेट ही उस तरह की मिली है, क्योंकि उसने उस वर्ल्ड कप में खेलने की कोशिश की है, कभी निकल के मार रहा है, कभी क्या कर रहा है, आउट होके जा रहा है, क्योंकि वो विकेट्स नहीं थी इस तरह की। लेकिन फाइनल में आगे उसने रियलाइज़ किया कि भाई नहीं, फाइनल मैच है, बड़ा मैच है, और ये विकेट भी उस तरह की नहीं है, तो मुझे ज़रा टाइम लेके खेलना, और उसने टाइम लेके ही खेला, और वो वाहिद ही बंदा था जिसने फिर रन किए और अपनी टीम को मैच भी जितवा दिया। तो ज़रा कंडीशंस को भी देखा करें। आगे भी एशिया कप आ रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है, वो एशिया में ही हो रहा है, तो वहाँ पे कंडीशंस इस तरह की नहीं है कि जहाँ पे जाके आपने मार धाड़ करनी है और बिल्कुल ही आग लगा देनी है। वहाँ पे ये आपके बैटर्स इतने नहीं चलेंगे। अभी आपने मोहम्मद हारिस को देख लिया, जो पाकिस्तान सीरीज़ में बांग्लादेश के खिलाफ क्या बना हुआ था, मैन ऑफ द सीरीज़, और बांग्लादेश में जाके वो भाई साहब चूज़ा बना हुआ था, उससे खेला नहीं जा रहा था। क्योंकि कंडीशंस में फ़र्क होता है। इस चीज़ को ज़रा मद्देनजर रखा करें। बैठ के क्रिटिसाइज़ करने के लिए तो बैठ जाते हैं सारे, लेकिन ये भी देखा करेंगे किस कंडीशन में कौन सा प्लेयर ज़्यादा सूटेबल है। बाबर आजम के खास तौर पर ये जो हेटर्स बैठे हुए हैं, इनके लिए थोड़ी सी बहुत मैंने कहा यार चलो इतना ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा हम भी इनको समझा दें और इनको बता दें कि भाई ज़रा हाथ होला रखें, जो बात सही है वो सही बोलने की कोशिश भी करें, ये नहीं कि बस बिल्कुल ही गलत कोई पकड़ के बैठ जाए। बाबर आजम भाई कम बैक कर रहा है, और फ़खर जमान मेरा दोस्त फिर इंजर्ड हो गया यार। चैंपियंस ट्रॉफी में इस बंदे की मिस किया, एक ही मैच खेला था, जाहिर सी बात है, दूसरे मैच में इंजर्ड हो गया था, और फिर मेरे दोस्त बाबर आजम पे छुरियाँ चल गई थी, चल बेटा अब जाके ओपन भी तू नहीं करना है, सारा कुछ तूने करना है। भी हमारे पास खैर एक ओपनर कम था, लेकिन भाई फ़खर भी चला गया, फिर मजबूरन हमें इमाम भाई को बुलाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि नहीं भाई अब आपके बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है, आपको खेलना पड़ेगा। बजाय ये कि हम इन्वेस्ट करते अपने यंगस्टर पे, अब्दुल्ला शफीक पे, पता नहीं क्यों उसकी ठीक है, उससे पहले साउथ अफ्रीका सीरीज़ अच्छी नहीं गई, और मेरे ख्याल ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ भी शायद वो खेलने गया था, वो भी अच्छी नहीं गई थी। तो लेकिन यार वो आपका यंगस्टर है और टेक्निकली कितना स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, और ऊपर से पाकिस्तान में हो रहा है यार, उस कंडीशन में तो उसने डोमिनेट ही करना था। खैर जो गुजर गया वो गुजर गया। आगे हम हमारा एशिया कप आ रहा है जिसमें बड़े चांसेस लग रहे हैं, और बनता भी था यार। बाबर का तो खैर टीम से बाहर बनते नहीं, ये तो इनकी अपनी साइकियाँ बनी हुई हैं कि जी
यंग टैलेंट खिलाने और फलां फलां फलां। भाई अगर आप इंडिया को कॉपी कर रहे हो तो इंडिया में देखो उनके पास प्लेयर कौन कौन से हैं, कितने तगड़े प्लेयर्स हैं। उनके बैटर्स गिनने बैठो यार, उनके बैटर्स में पूरी टीम बन जाएगी। 11-12 तो उनके बैटर्स निकल आएंगे खाली। वहाँ से आप अंदाजा करेंगे उनके पास बैटर्स इस तरह के हैं, इंटरनेशनल क्वालिटी के उनके पास बैटर्स हैं। खाली बैटर्स की अगर लाइन बनाओ तो एक टीम तो उनकी बन जाएगी अलग से। हमारे यहाँ टॉप ऑर्डर के मसले चल जाते हैं, हमारे चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर्स के मसले थे कि यार हमारे ओपनिंग कौन करेगा। ज़बरदस्ती धक्के से वन डाउन के प्लेयर को आपने ओपनिंग करवाई थी। तो आप अपने पास प्लेयर्स को भी देखें कि आपके पास प्लेयर्स कितने हैं, उस हिसाब से उनको यूटिलाइज करें। तो बाबर रिजवान में से मेरे हिसाब से सीधा सीधा बाबर की जगह बनती है, क्योंकि रिजवान भी ठीक है, लेकिन बाबर इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग तो वो भी नहीं है ना। जहाँ पे थोड़े से टेक्निक के मसले आते हैं, जहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस आती हैं, वहाँ पे भाई साहब वो भी स्ट्रगल कर रहा होता है। तो मेरे हिसाब से बाबर की तो सीधी सीधी जगह बनती है। और यंगस्टर्स को आपने जितना ट्राई करना था कर लिया, ठीक है। यंगस्टर ने भी हमें इतना ज़्यादा मायूस नहीं किया, लेकिन कोई खास इंप्रेस भी नहीं किया। थोड़ी सी कंडीशन मुश्किल आ रही है, वहाँ पे वो मसला कर रहे हैं। तो एशिया कप अगर आपने अच्छी लीग खेलनी है तो अपने अपने एक सीनियर बैटर को साथ रखना पड़ना है। और फिर इस पर ये बात पहले क्लियर कर देना कि उसको कौन सा रोल दे रहे हैं आप, एज ए एंकर रोल दे रहे हैं या उसको ये कह रहे हैं कि भाई साहब आपने अपना स्ट्राइक रेट अच्छा मेंटेन करके दिखाना है। फिर बाद में सारे यही बातें करेंगे कि भाई साहब बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देख लो। हमेशा से उस बंदे को सीधा सीधा एंकर रोल दे देते हैं, फिर वो जाके एंकर रोल कर रहा होता है, सारे दूसरे एंड से आउट होते जा रहे होते हैं, वो बेचारा नमूनों की तरह खड़ा होता है दूसरे एंड पे। फिर बाद में बातें करते हैं कि भाई उसका स्ट्राइक रेट देख लो। अबे भाई आप उसका रोल भी तो देखो ना, आपने उसका रोल कौन सा पकड़ाया हुआ था कि भाई आपने जाके एंकर करना है। तो एंकर प्लेयर तो फिर ऐसे ही होता है कि उसने अपनी विकेट को बचा के रखना है और साथ साथ दूसरों को लेके चलना है। आप दूसरे ही चलते जाएं तो फिर उस बंदे का क्या कसूर है उसमें। तो ज़रा ये चीज़ पहले क्लियर कर लेना और उसी में ज़रा पता चल जाए कि भाई उसको क्या रोल दे रहे हैं। बाकी यार फ़खर जमान की इंजरी के लिए तो यही है कि यार होपफुली जल्द से जल्द वो बंदा रिकवर हो। यार हम हमेशा कोई ना कोई इवेंट आता है करीब, और वो हमारा मेन प्लेयर है। आप सबको पता है कि जब वो बंदा क्रीज पे खड़ा हो और जब वो बंदा चल जाए, फिर अगली टीम को तो भाई घर ही चले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग वो करना शुरू कर देता है। ये आप सबको पता है, हम सबको पता है, इसका कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन साथ ही साथ मेरा ख्याल है बुमराह के जो फैंस हैं वो फ़खर के लिए बद्दुआएं करते रहते हैं, और जो फ़खर के फैंस हैं वो पता नहीं बुमराह के लिए क्यों बद्दुआएं करते रहते हैं, क्योंकि दोनों ही जड़ पड़े रहते हैं। इस चीज़ की मुझे कोई समझ नहीं आ रही। आप सबको क्या लगता है इन चीज़ों में कि भाई कौन किसके लिए ज़्यादा बद्दुआएं कर रहा है, कौन क्या है हिसाब किताब के? दोनों ही क्यों इंजर्ड हुए हुए होते हैं हमेशा बड़े इवेंट्स में आके, क्योंकि बुमराह भी बड़े इवेंट्स मिस कर चुका हुआ है और हमारे फ़खर जमान साहब भी ऐसे ही हैं। जब जब कोई हमारा बड़ा इवेंट आता है भाई साहब किसी ना किसी तरह मिस कर ही देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई। आप सबको क्या लगता है बाबर को वापस आना चाहिए? और ये जो बैठ के काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं बाबर आजम के ऊपर, ये सही भी है या ऐसे ही है? आपकी जो भी राय है सारे मामलात में लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।